नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। कनान्स्कीस कनाडा में G7 नेताओं का शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। एक नए ऐतिहासिक अध्ययन में ब्रह्मांड के अज्ञात सामान्य पदार्थ की अवस्थिति का पता चला। ग्रीन इंडिया मिशन GIM के संशोधित मिशन डॉक्यूमेंट्स जारी किए गए। भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के 50 वर्ष पूरे हुए। ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक 2025 जारी किया गया। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। कनान्स्कीस कनाडा में G7 नेताओं का शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। भारत ने कनान्स्कीस में आयोजित 51वें G7 शिखर सम्मेलन 2025 में एक आउटरीच देश के रूप में भाग लिया। आइए पहले 51वें G7 शिखर सम्मेलन 2025 के परिणाम जान लेते हैं। इसमें पहला है कनान्स्कीस वाइल्ड फायर चार्टर। इसके तहत 2030 तक वैश्विक स्तर पर वनों की कटाई तथा वन और भूमि क्षरण को रोकने एवं उसे ठीक करने पर सहमति जताई गई है। यह चार्टर पूर्व में की गई प्रतिबद्धताओं जैसे ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूजेस 2021 के अनुरूप है। भारत ने इस चार्टर का समर्थन किया है। इसके अलावा G7 क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान लॉन्च किया गया। यह एक्शन प्लान 2023 में जापान की G7 अध्यक्षता के दौरान क्रिटिकल मिनरल्स सुरक्षा के लिए बनाए गए 5 बिंदुओं पर आधारित है। भारत ने इसका भी समर्थन किया है तथा G7 देशों ने विश्व बैंक के नेतृत्व वाले रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव सप्लाई चेन एनहांसमेंट यानी RISE राइज साझेदारी को मजबूत करने की भी प्रतिबद्धता जताई। साथ ही G7 ने ट्रांसनेशनल रिप्रेशन यानी TNR की निंदा की। आपको बता दें कि TNR एक प्रकार का उग्र विदेशी हस्तक्षेप है। इसमें कोई देश या उसकी एजेंसियां देश की सीमाओं से बाहर के लोगों या समुदायों को डराने, धमकाने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। चौथा है प्रवासी तस्करी रोकने की प्रतिबद्धता। इसे रोकने और इससे निपटने के लिए G7 कोएलिशन टू प्रिवेंट एंड काउंटर द स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स और 2024 G7 एक्शन प्लान टू प्रिवेंट एंड काउंटर द स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स शुरू किए गए। G7 के अध्यक्ष के रूप में कनाडा ने G7 GOVAI ग्रैंड चैलेंज लॉन्च किया। साथ ही वह सार्वजनिक क्षेत्र के भीतर AI को अपनाने में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए नवोन्मेषी व मापन योग्य समाधानों को विकसित करने हेतु रैपिड सॉल्यूशन लैब्स की एक श्रृंखला की मेजबानी भी करेगा। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट के अनुरूप डिजिटल डिवाइड की समस्या का समाधान करना है। G7 आउटरीच सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत किए। ये देख लेते हैं। पहला है, क्या देश केवल तब आतंकवाद के खतरे को समझेंगे जब वे स्वयं इसका शिकार बनेंगे? क्या आतंकवादियों और इससे पीड़ितों को एक समान माना जा सकता है? और क्या वैश्विक संस्थाएं आतंकवाद पर मूक दर्शक बनी रहेंगी? अब G7 शिखर सम्मेलन के बारे में जानें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसका आयोजन हर साल बारी बारी से G7 सदस्य देशों फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा तथा यूरोपीय संघ यानी EU के नेताओं द्वारा किया जाता है। G7 की अध्यक्षता हर साल सदस्य देशों के बीच चक्रानुक्रम में रहती है। जिस देश के पास अध्यक्षता होती है वह उस साल के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है। बात करें इसकी उत्पत्ति की तो इसका गठन 1970 के दशक में ऊर्जा संकट के दौरान व्यापक अर्थव्यवस्था, मुद्रा व्यापार और ऊर्जा पर नीतियों का समन्वय करने के लिए किया गया था। एक नए ऐतिहासिक अध्ययन में ब्रह्मांड के अज्ञात सामान्य पदार्थ की अवस्थिति का पता चला। हार्वर्ड एंड स्मिथसोनियन यानी CFA और कैलटेक के वैज्ञानिकों ने पहली बार ब्रह्मांड के अज्ञात सामान्य पदार्थ यानी ऑर्डिनरी मैटर का पता लगाया है। उन्होंने इस खोज के लिए फास्ट रेडियो बर्स्ट यानी FRBs नामक शक्तिशाली ब्रह्मांडीय संकेतकों का उपयोग किया। इससे पहले वैज्ञानिकों को पता था कि ब्रह्मांड के सामान्य या बैरियोनिक मैटर का कम से कम आधा हिस्सा अज्ञात है। चलिए खबर में आगे बढ़ने से पहले ब्रह्मांड में सामान्य पदार्थ का वितरण समझ लेते हैं। 76% अंतर आकाशगंगा माध्यम यानी इंटरगैलेक्टिक मीडियम IGM में आकाशगंगाओं के बीच की पतली गैस है। वहीं 15% आकाशगंगा प्रभा मंडल यानी गैलेक्सी हैलोज में है, जो कि आकाशगंगाओं के बाहरी क्षेत्र हैं, और 9% आकाशगंगाओं के भीतर हैं, जिसमें तारे, ग्रह और गैस एवं धूल के विशाल बादल शामिल हैं, जो सभी गुरुत्वाकर्षण से बंधे होते हैं।
अब यह जानना भी जरूरी है कि आखिर फास्ट रेडियो बर्स्ट यानी FRBs क्या है। FRBs रेडियो तरंग आवृत्तियों में विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक चमकदार और क्षणिक विस्फोट है। यह आमतौर पर हमारी आकाशगंगा से परे की आकाशगंगाओं में घटित होते हैं तथा FRBs की अवधि कुछ मिलीसेकंड से लेकर कुछ सेकंड तक होती है। आगे प्रश्न यह उठता है कि आखिर फास्ट रेडियो बर्स्ट यानी FRBs ने रहस्य सुलझाने में कैसे मदद की। FRBs ने कॉस्मिक फ्लैशलाइट्स के रूप में काम किया। जब FRBs अंतरिक्ष में गमन करते हैं तो वे अलग अलग तरंग दैर्ध्य में प्रकीर्णित हो जाते हैं, जैसे एक प्रिज्म सूर्य के प्रकाश को फैलाता है तथा प्रकीर्णन की डिग्री उनके मार्ग में पदार्थ की मात्रा को दर्शाती है। आपको बता दें कि FRBs ने कॉस्मिक वेब में पदार्थ वितरण का प्रथम प्रत्यक्ष माप यानी फर्स्ट डायरेक्ट मेजरमेंट प्रदान किया है और विश्वसनीय ब्रह्मांडीय अन्वेषण में स्वयं को सही सिद्ध किया है। चलिए खबर के अंत में सामान्य पदार्थ यानी बैरियोनिक मैटर बनाम डार्क मैटर समझते हैं। सामान्य पदार्थ यानी बैरियोनिक पदार्थ में गैस, धूल, तारे, ग्रह और रोजमर्रा के पदार्थ जैसे जल आदि शामिल होते हैं, जो विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी प्रकाश के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। यह ब्रह्मांड में सभी पदार्थ का लगभग 15% बनाता है। वहीं डार्क मैटर के विपरीत सामान्य पदार्थ बैरियन जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है। अब दूसरी ओर बात करें डार्क मैटर की, तो यह एक रहस्यमय पदार्थ है जो ब्रह्मांड के भौतिक पदार्थ का लगभग 85% बनाता है, लेकिन अदृश्य रहता है क्योंकि यह प्रकाश के साथ परस्पर क्रिया नहीं करता तथा डार्क मैटर सामान्य पदार्थ के साथ बहुत कमजोर या बिल्कुल भी परस्पर क्रिया नहीं करता। इसमें समानताएं ये हैं कि दोनों पदार्थ हैं, जिसका अर्थ है कि उनमें द्रव्यमान होता है और वे स्थान घेरते हैं और दोनों में गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। ग्रीन इंडिया मिशन GIM के संशोधित मिशन डॉक्यूमेंट्स जारी किए गए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC ने 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के अवसर पर ग्रीन इंडिया मिशन से संबंधित नए डॉक्यूमेंट्स जारी किए। चलिए सबसे पहले ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में जानते हैं। ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत 2011 में हुई थी। यह राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना NAPCC के 8 मिशनों में शामिल है। इसके उद्देश्यों में शामिल है वन या गैर वन क्षेत्रों में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि करना। मिशन के तहत 24 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है तथा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार करना। इसमें वायुमंडल से कार्बन का अवशोषण और भंडारण किया जाता है। साथ ही वर्ष 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना आदि शामिल है। आपको बता दें कि ग्रीन इंडिया मिशन के 3 उप मिशन हैं: वन क्षेत्र की गुणवत्ता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार, वन या वृक्ष आवरण बढ़ाना और पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली, तथा वनों पर निर्भर समुदायों की आय और आय स्रोतों को बढ़ाना। बात करें वित्त पोषण की, तो आंशिक वित्त पोषण मिशन के लिए आवंटित राशि से और शेष वित्त पोषण राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण यानी कैंपा से प्राप्त होगा तथा इसकी क्रियान्वयन अवधि 2021 से 2030 तक यानी 10 वर्ष की होगी। बात करें क्रियान्वयन एजेंसी की, तो यह मिशन बॉटम अप मॉडल पर आधारित है। संयुक्त वन प्रबंधन समितियां यानी JFMCs इस मिशन की प्रमुख क्रियान्वयन एजेंसियां हैं। इसी के साथ आइए ग्रीन इंडिया मिशन की प्रमुख रणनीतियां भी देख लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये रणनीतियां भारत की राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDC प्रतिबद्धताओं से संबद्ध है। सबसे पहले है सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र पद्धतियों को अपनाना। यह मिशन अरावली, पश्चिमी घाट, उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क क्षेत्र, मैंग्रोव, भारतीय हिमालय क्षेत्र यानी IHR जैसे अति नाजुक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगा। दूसरा, निजी क्षेत्र की भागीदारी जैसे कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR निधियों का उपयोग अति महत्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्रों की पुनर्बहाली में या संरक्षण के प्रति समर्पित व्यक्तियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने में किया जाएगा। बात करें कार्बन मार्केट का लाभ उठाने की, तो वानिकी और कृषि वानिकी वृक्षारोपण से अर्जित कार्बन क्रेडिट्स की स्वैच्छिक कार्बन मार्केट में बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा। और आखिर में है प्रोएक्टिव ग्रीन इंडिया फोर्स की स्थापना। समर्पित, इच्छुक और प्रशिक्षित युवाओं का एक कैडर गठित किया जाएगा
यह कैडर परियोजनाओं के क्रियान्वयन, रखरखाव और परिसंपत्तियों की निगरानी में सहयोग करेगा। भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के 50 वर्ष पूरे हुए। विश्व मगरमच्छ दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की स्वर्ण जयंती मनाई गई। ध्यातव्य है कि प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस यानी वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे मनाया जाता है। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के बारे में जाने तो इस परियोजना की शुरुआत HR बस्टर्ड की सिफारिशों के आधार पर 1 अप्रैल 1975 को हुई। यह परियोजना अलग अलग राज्यों में औपचारिक रूप से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य मगरमच्छों के प्राकृतिक पर्यावासों का संरक्षण करना और कैप्टिव ब्रीडिंग के माध्यम से इनकी आबादी को तेजी से बढ़ाना है। वहीं तकनीकी और वित्तीय सहायता को देखें तो यह सहायता भारत सरकार के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP तथा खाद्य और कृषि संगठन FAO से प्राप्त होती है। आइए अब भारत में मगरमच्छ संरक्षण की सफलता को भी देख लेते हैं। इसमें पहला है ओडिशा की विशेष भूमिका। ओडिशा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मगरमच्छ के तीनों स्थानिक यानी नेटिव प्रजातियों के लिए संरक्षण केंद्र मौजूद हैं। इन 3 संरक्षण केंद्रों में शामिल है घड़ियाल के संरक्षण हेतु सतकोसिया के टिकरपाड़ा में, खारे जल के मगरमच्छ के संरक्षण हेतु भीतरकनिका के डांगमाल में तथा मगर हेतु रामतीर्थ सिमलीपाल में संरक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। वहीं खारे जल के मगरमच्छ और मगर की संख्या में वृद्धि को देखा जाए तो खारे जल के मगरमच्छ की संख्या लगभग 2500 हो चुकी है। इनकी सबसे अधिक संख्या ओडिशा के भीतरकनिका में है। यह प्रजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में भी पाई जाती है। वहीं मगर की संख्या बढ़कर 8000 से 10000 तक पहुंच गई है। यह प्रजाति एक बार फिर से अपने ऐतिहासिक प्राकृतिक क्षेत्र जैसे गंगा नदी घाटी में पाई जाने लगी है। इसी के साथ यदि घड़ियाल के संरक्षण की बात करें तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य, गंडक नदी, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, सोन घड़ियाल अभयारण्य जैसे संरक्षित क्षेत्रों में प्रतिवर्ष घड़ियालों के 400 से अधिक घोंसले दर्ज किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य 3 राज्यों में विस्तृत है। आज भारत में विश्व की 80% जंगली घड़ियाल आबादी मौजूद है। आइए अब वर्तमान में संचालित संरक्षण पहले भी जान लेते हैं। वर्ष 2025 में भारत ने एक नई घड़ियाल संरक्षण परियोजना की घोषणा की है। इस नई परियोजना का उद्देश्य गंगा, ब्रह्मपुत्र व सिंधु नदियों तथा ओडिशा की महानदी में घड़ियालों की संख्या बढ़ाना है। वहीं मद्रास क्रोकोडाइल बैंक में मगरमच्छों की ब्रीडिंग कराई जाती है और इनकी संख्या बढ़ाने वाले कार्यक्रमों का समर्थन किया जाता है। आइए खबर को बढ़ाते हुए मगरमच्छ के बारे में भी बात कर लेते हैं। दुनिया भर में मगरमच्छ की 13 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें नाइल क्रोकोडाइल, खारे जल का मगरमच्छ आदि शामिल है। इनमें से भारत में 3 नेटिव मगरमच्छ प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी सरीसृप प्रजाति में खारे जल का मगरमच्छ यानी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल दुनिया में मगरमच्छ की सबसे बड़ी जीवित प्रजाति और सबसे बड़ी जीवित कशेरुकी वर्ग की सरीसृप प्रजाति है। इनकी विशेषताओं को देखें तो ये निशाचर और पाइकिलोथर्मिक जीव है। आपको बता दें कि पाइकिलोथर्मिक जीवों के शरीर का तापमान आसपास के तापमान के साथ बदलता रहता है। भारत में मगरमच्छ की 3 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं। चलिए इनकी संरक्षण स्थिति और पर्यावास वितरण को समझते हैं। खारे जल का मगरमच्छ, जिसे एस्चुअरी मगरमच्छ या लवणीय जल मगरमच्छ भी कहा जाता है, IUCN की सूची में लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में है। यह WPA अनुसूची 1 और साइट्स यानी CITES की परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध है। दलदली भूमि का मगरमच्छ, जिसमें मार्श मगर और चौड़ी थूथन वाला मगरमच्छ शामिल है, IUCN सूची में वल्नरेबल की श्रेणी में आता है। इसे भी WPA की अनुसूची 1 और साइट्स की परिशिष्ट 1 में शामिल किया गया है। घड़ियाल जो मछली का शिकार करने वाला मगरमच्छ है और इसमें भारतीय घड़ियाल लंबी थूथन वाला मगरमच्छ शामिल है। IUCN सूची में क्रिटिकली एंडेंजर्ड की श्रेणी में है। यह भी WPA अनुसूची 1 और साइट्स परिशिष्ट 1 में शामिल है। यहाँ IUCN से तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ तथा WPA से आशय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, साइट्स का आशय वन्यजीवों और वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन है। ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक 2025 जारी किया गया। यह रिपोर्ट आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी OECD ने जारी की है। चलिए सबसे पहले रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं।
सूखे की गंभीरता में वृद्धि की बात करें तो दुनिया का लगभग 40% भूमि क्षेत्र सूखे की बार बार और गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है। गंभीर सूखे के कुछ हालिया उदाहरणों में 2022 का यूरोप में पड़ने वाला सूखा, 2021 का कैलिफोर्निया सूखा और हॉर्न ऑफ अफ्रीका, विशेष रूप से सोमालिया में पड़ने वाला सूखा शामिल है। दूसरा है आर्थिक प्रभाव। सूखे की औसत अवधि से आर्थिक हानि हर साल 3% से 7.5% तक बढ़ रही है। आपको बता दें कि भारत, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जल से जुड़ी समस्याओं के कारण जल विद्युत ऊर्जा संयंत्रों का संचालन बाधित हो सकता है तथा इससे अंतर्देशीय नदी परिवहन प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है, जैसे हाल ही में पनामा नहर में सूखे के कारण समस्याएं हुई थी। साथ ही फसल की पैदावार में 22% तक की गिरावट आ सकती है। बात करें पारिस्थितिक प्रभाव की तो मृदा की नमी में गिरावट के अंतर्गत 1980 के बाद से वैश्विक भूमि के 37% हिस्से में मृदा की नमी में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। वहीं भूजल स्तर में गिरावट के अंतर्गत पूरी दुनिया में भूजल स्तर नीचे जा रहा है और 62% निगरानी किए गए जलभृतों यानी एक्विफर्स में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। और अन्य प्रभावों पर नजर डालें तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO 2021 के अनुसार सभी आपदाओं से होने वाली मौतों में से 34% मौतें सूखे की वजह से होती हैं। इसके अलावा सूखा गरीबी, असमानता और लोगों के पलायन की समस्याओं को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए सूखे की रोकथाम के लिए शुरू की गई प्रमुख पहलें भी देख लेते हैं। वैश्विक स्तर पर शुरू की गई पहलों की बात करें तो इसमें शामिल है संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय यानी UNCCD की सूखा पहल और अंतर्राष्ट्रीय सूखा प्रबंधन कार्यक्रम। इसे WMO और ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप मिलकर संचालित कर रहे हैं। वहीं भारत में आरंभ की गई पहलों में शामिल है सूखे की निगरानी और मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय कृषि सूखा आकलन और निगरानी प्रणाली यानी NADAMS तथा जल की बचत और भंडारण के लिए वाटरशेड विकास कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक हिस्सा है। इसके अलावा भूजल स्तर सुधारने के लिए अटल भूजल योजना की शुरुआत की गई है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे ईरान की, जिसकी राजधानी है तेहरान। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने सैटेलाइट इमेज के माध्यम से पुष्टि की है कि ईरान के नतांज स्थल पर यूरेनियम संवर्धन इकाइयों को इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन हवाई हमलों से नुकसान पहुंचा है। अगर हम ईरान की अन्य प्रमुख परमाणु सुविधाएं देखें तो इसमें फोर्दो संवर्धन सुविधा, बूशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इस्फहान परमाणु प्रौद्योगिकी केंद्र आदि शामिल हैं। वहीं इसकी भौगोलिक अवस्थिति को देखें तो ईरान मध्य पूर्व में स्थित है। यह दक्षिण में ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी तथा उत्तर में कैस्पियन सागर से घिरा है। वहीं इसके पड़ोसी देशों में इसके उत्तर में आर्मेनिया, अजरबैजान, पश्चिम में इराक, उत्तर पश्चिम में तुर्की, पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान तथा उत्तर और उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान स्थित है। अब बात करते हैं इसकी भौगोलिक विशेषताओं की। तो इसकी भू आकृति को देखें तो इसके अधिकांश भाग पर ईरान के पठार का विस्तार है। दश्त-ए-कविर, दश्त-ए-लुत इसके प्रमुख मरुस्थल हैं। वहीं इस देश के प्रमुख पर्वतों में इसके पश्चिमी भाग में जाग्रोस पर्वत तथा उत्तरी भाग में एलबुर्ज पर्वत स्थित है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। अभ्यास शक्ति कैंप लाजार्क ला कैवेलरी फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। यह भारत और फ्रांस के बीच द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी यानी SBMU के तहत कुछ शहर अब घरों से कचरा इकट्ठा करने में इलेक्ट्रिक वाहनों यानी EVs का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह पहल सस्टेनेबल सिटीज इंटीग्रेटेड पायलट अप्रोच यानी SCIAP प्रोजेक्ट के सहयोग से चल रही है। शोधकर्ताओं ने धनसिरी नदी की प्रदूषण स्थिति का अध्ययन करने के बाद उसे पुनर्जीवित करने के लिए नीतिगत सुझाव तैयार किए हैं। आपको बता दें कि धनसिरी नदी नागालैंड के लाइसांग चोटी से निकलती है। शोधकर्ताओं ने 24 से 23 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म पत्तों यानी फॉसिल लीव्स की खोज की है। ये पत्तियां नोथोपेगिया वंश की है जो अब केवल भारत की पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी बुद्धू नोनिया को उनके शताब्दी समारोह में श्रद्धांजलि अर्पित की और 1770 के दशक में हुए नोनिया विद्रोह के लिए नोनिया समुदाय की सराहना की। नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के आह्वान पर बुद्धू नोनिया ने नमक बनाने के आंदोलन में भाग लिया। उन्हें धोखे से गिरफ्तार किया गया और मार दिया गया।
बराक मेगेन जो लाइटिंग शील्ड का हिब्रू नाम है। ईरान के ड्रोन्स के खिलाफ इजराइल का सुरक्षा कवच है। यह इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित एक उन्नत नौसैनिक वायु रक्षा प्रणाली है। नासा इसरो SAR यानी सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन अपने प्रक्षेपण के लिए इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित स्पेस पोर्ट पहुंच गया है। निसार लगभग हर 12 दिनों में संपूर्ण पृथ्वी और बर्फ की सतह का 2 बार अवलोकन करेगा। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किन्नौर जिले में स्थित शिपकी ला दर्रे को घरेलू पर्यटकों के लिए खोल दिया है। इसे 2020 में डोकलाम गतिरोध के बाद बंद कर दिया गया था। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।